Hi friends, myself Ankit Kumar Mishra. Today we will be discussing about the topic DNA fingerprinting from the latest NCERT syllabus, Chapter 5, Molecular Basis of Inheritance. This chapter is very important from the exam point of view because everywhere in NEET examinations it has approximate 10 questions per year. अप्रॉक्सीमेट 10 8 to 10 रेंज हो जाती है हर ईयर नीट के एग्जाम में इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर का ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फिंगरप्रिंटिंग का मतलब हमें क्या समझ में आता है। बेटा फिंगरप्रिंटिंग का मतलब होता है फिंगरप्रिंट, दैट मीन्स कि हमारी उंगलियों की छाप। जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में हम एक दूसरे से, हमारे जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो यूनिक होते हैं, हमारा एक का फिंगरप्रिंट किसी दूसरे से मैच नहीं करता है। सिमिलरली जेनेटिक बेसिस पर अगर देखा जाए तो हमारा डीएनए भी, कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए ऐसा होता है जो एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से मैच नहीं करता है। वैसे तो आपकी एनसीईआरटी बताती है एवरी अप्रॉक्सीमेट 99.9% डीएनए हर एक स्पीशीज में, यानी अगर हम ह्यूमन स्पीशीज की बात करें तो अप्रॉक्सीमेट 99.9% डीएनए जो हमारा होता है वो सेम होता है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स। हम ब्लड रिलेटिव से भी अगर अपना डीएनए सीक्वेंसिंग अपनी मैच करते हैं या डीएनए कंटेंट मैच करते हैं तो वो अप्रॉक्सीमेट 99.9% मैच होता है। बट ऑन द अदर हैंड जो 0.1% ऑफ डीएनए होता है ये हमारा यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी कहलाता है, यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी कहलाता है। क्योंकि हमारे डीएनए में 0.1% पार्ट ऑफ डीएनए ऐसा है जो एग्जैक्टली केवल मेरा है, वो मेरे अलावा और किसी का दुनिया में नहीं हो सकता है इंसानों में। और जब हमारी स्पीशीज में नहीं हो सकता है तो अदर स्पीशीज में होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। इसलिए हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, क्योंकि डीएनए का भी कुछ पार्ट हमारे फिंगरप्रिंट के जैसा ही, हमारी फिंगरप्रिंटिंग हमारी उंगलियों के छाप के जैसा ही यूनिक होता है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक इज कंसीडर्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमारे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेसिक मतलब होता है जो 0.1% पार्ट ऑफ डीएनए है वो डीएनए हमारे अंदर है, हमारा ही न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस है, एज वी स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। इसी प्रकार से हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जब स्टडी करते हैं तो इसी प्रोसेस को हम लोग डीएनए प्रोफाइलिंग भी कहते हैं, क्योंकि प्रोफाइल मतलब मेरी खुद की प्रोफाइल, मतलब वो मेरी प्रोफाइल होगी, वो किसी और की प्रोफाइल नहीं होगी। सेम वैसे ही डीएनए का जो जेनेटिक मेकअप हमारा यूनिक है वो कहलाएगा डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। या फिर हम इसे डीएनए टाइपिंग भी कह सकते हैं। डीएनए टाइपिंग मतलब कितने टाइप ऑफ डीएनए हमारे अंदर पाया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कुछ बेसिक चीजों से। तो हमें माइंड में जो चीजें रखनी है वो सबसे पहले तो ये रखनी है कि 99.9% ऑफ डीएनए इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स इज क्वाइट सिमिलर, सभी में सिमिलर है। और 0.1% ऑफ यूनिक जो डीएनए होता है वो हमारा यूनिक जेनेटिक आइडेंटिटी कहलाता है, मतलब ये केवल मेरे अंदर है। हाँ, यहां से हम आपको एक चीज पूछ सकते हैं, यहां से एक कंफ्यूजन उठता है कि फिर अगर ऐसा है कि 0.1% ऑफ डीएनए तो क्या मेरा डीएनए 0.1% किसी से मैच नहीं करेगा? है, बिल्कुल एक ऑप्शन है। तो हम यहां कह सकते हैं कि अवर 0.1% ऑफ डीएनए is similar to that of किसके साथ हमारा 0.1% ऑफ डीएनए मैच करेगा। तो ये हम आपको ऑप्शन देते हैं, आपको हमारे फादर के साथ में, आवर फादर, या बेसिकली हम फादर एंड सन लिख सकते हैं, फादर एंड प्रोजेनी के बीच में सेम होगा। हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस के बीच में सेम होगा, हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस के साथ सेम होगा। नंबर 3, होमोजाइगोटिक ट्विंस, होमोजाइगोटिक ट्विंस के साथ सेम होगा। या फिर नंबर 4, मदर एंड प्रोजेनी, मदर एंड प्रोजेनी। तो बेटा देखिए यहाँ पे फादर और मदर यानी पेरेंट्स के साथ में नो डाउट हमारा कुछ ना कुछ डीएनए मैच करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। बट
हमारा जो 0.1% यूनिक डीएनए है, यानी पेरेंट्स के साथ हमारा जो डीएनए मैच करता है वो होता है 99.9% पार्ट में कंसीडर किया जाता है। 0.1 पार्ट ऑफ डीएनए वही डीएनए होगा, उसी से मैच करेगा जिसके पास एग्जैक्टली मेरा डीएनए होगा। और एज वी नो दैट हमारी जो जीवन काल है, हमारी जो लाइफ स्पैन है, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल सेल अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी कहते हैं कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है उसका जीवन काल एक सिंगल सेल मतलब जाइगोट से स्टार्ट हुआ है। और जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स एज वी नो दैट। तो जाइगोट वाली कंडीशन में अगर मैं जाइगोट था, मेरी बॉडी फर्स्ट पहला एक जाइगोटिक सेल थी, तो उसका जो भी डीएनए था अगर उस जाइगोट से कोई और भी बना होगा तभी वो मेरे 0.1% ऑफ डीएनए से सिमिलर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन जब कोई मेरे ही जाइगोट से बना होगा, तो मेरे जाइगोट मतलब जिस जाइगोट से मैं बना हूं, तो ये केस यहां पर चारों ऑप्शंस में से हमें एक ही दिखता है जिसे हम कहते हैं होमोजाइगोटिक ट्विंस। मतलब समझिए, फादर और प्रोजेनी इन दोनों का जाइगोट अलग अलग रहा होगा। हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस बेटा वो ट्विंस होते हैं जब कभी भी ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपने पढ़ा होगा, जब कभी भी एबनॉर्मलिटी की वजह से या रेयर कंडीशन में बोथ ओवरीज प्रोड्यूसेस टू एग्स एट द सेम टाइम। अगर दोनों ही ओवरी एक समय पर अगर एक एक एग प्रोड्यूस कर देती हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो एग और सेम टाइम पर देयर इज एंट्री ऑफ स्पर्म सेल्स और उधर फ्यूजन हो जाता है, तो अलग अलग स्पर्म सेल अलग अलग ओवम को फ्यूज करते हैं। एट द सेम टाइम देयर इज फॉर्मेशन ऑफ टू जाइगोटिक सेल्स एंड दे फॉर्म हेट्रोजाइगोटिक ट्विंस। तो जहां पर दो स्पर्म सेल दो ओवम सेल अलग अलग हैं और वहां पर कोई भी आपको सिमिलरिटी देखने को नहीं मिल सकती, बिकॉज दोनों के जाइगोट अलग अलग होते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन कहता है हवर 0.1% ऑफ डीएनए सिमिलर टू दैट ऑफ, किससे हमारा 0.1% ऑफ डीएनए मैच करेगा? दैट विल बी होमोजाइगोटिक ट्विंस, नन अदर देन, कोई और नहीं होगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं इस चैप्टर को अच्छे से। तो इस चैप्टर को बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को माइंड में लेके चलिए कि आपके जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो आपके किसी और से मैच नहीं करते हैं, वैसे ही आपके डीएनए का भी कुछ पार्ट है जो कि हम लोगों ने अभी देखा हुआ है। यहां पर हम चैप्टर को जब इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं हमें बेसिकली तीन चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। एक तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है प्रिंसिपल। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस मोड पर काम करता है, किस सिद्धांत पर काम करता है। सेकेंडरी हम इसका पढ़ेंगे मेथड, क्या पढ़ेंगे? मेथड। एंड थर्ड वन इज एप्लीकेशन। भाई सिंपल सी बात है, अगर हम किसी टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं तो वी शुड बी अवेयर ऑफ देयर एप्लीकेशंस। हमें उस टेक्नोलॉजी को कहाँ अप्लाई करना है इसके बारे में भी पता होना जरूरी है। तो चलिए बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किस बेसिस पर काम करता है। तो जैसा कि हम लोग 9th से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्लास 9th में हमें सबसे पहली बार सेल पढ़ाया गया। सेल में हम लोगों ने पढ़ा, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया न्यूक्लियस में हम लोगों ने पढ़ा कंडेंस्ड क्रोमैटिन मटेरियल था। क्रोमैटिन मटेरियल को धीरे धीरे हम लोग क्लासेस बढ़ाते गए और अपग्रेड होते होते हम लोग पढ़ते गए कि क्रोमैटिन मटेरियल जो है इट इज फॉर्म बाय द पैकेजिंग ऑफ डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम मॉडल। हम लोगों ने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो डीएनए को ओवरलैपिंग करके, डीएनए को रैप करके एक पैकेजिंग यूनिट के फॉर्म में न्यूक्लियोसोम एक बीड स्ट्रक्चर होता है जिससे हम लोगों ने डीएनए की पैकेजिंग पढ़ी है। अब यहां पर जो हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में भी हमें कुछ चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। पहला तो है पॉलीमॉर्फिज्म या पॉलीमॉर्फिक डीएनए, पॉलीमॉर्फिक डीएनए या फिर हम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पॉलीमॉर्फिज्म के अलावा फिर हम यहां पर पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए। क्या पढ़ेंगे? सैटेलाइट डीएनए, सैटेलाइट डीएनए। एंड थर्ड आपका हो जाएगा, हम पढ़ेंगे VNTRS। बेटा बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जैसा हमने बताया कि हमारा 99.9% ऑफ डीएनए मैच करता है। इसका मतलब यह है कि 0.1% डीएनए हमारा अलग है। इसका मतलब है कि हम अगर हमें देखा जाए कि हम किसी भी दो इंडिविजुअल के बीच में, उनके डीएनए के बीच में अगर वेरिएशन पता करना चाहते हैं तो वो वेरिएशन पता हम कर सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से या इस टेक्निक से। बात यह है कि इसमें
अगर एक इंडिविजुअल ए और एक इंडिविजुअल बी ले लिया, तो हमने कहा कि भाई इसका डीएनए और इसका डीएनए मैच कराइए, कहां पर आपको डीएनए की वेरिएशन देखनी है। जब हमें पता है कि 0.1% डीएनए ही केवल इन दोनों में वेरी कर रहा है, बाकी 99.9% ऑफ डीएनए सिमिलर इन दीज ऑफ टू इंडिविजुअल्स, तो क्या बेटा हम इनमें 99.9% ऑफ डीएनए को मैच करा के देखेंगे या 0.1% ऑफ डीएनए को मैच करा के देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैंने कहा कि आपको किसी एक इंडिविजुअल के एक राइट हैंड में, दूसरे इंडिविजुअल के राइट हैंड में आपको वेरिएशन देखना है। मैंने बोल दिया कि भाई 4 उंगलियां सेम है, वेरिएशन केवल अंगूठे में मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, आप चारों 5 उंगलियों को एक साथ जाके मैच कराएंगे, या 4 तो आपको मैंने पहले ही बता दी हिंट में कि ये 4 उंगलियां जो है ये क्वाइटली सिमिलर है। आपको वेरिएशन कहां देखना है, थंब में, तो आप जाके सिंपली थंब को ही आपस में कंपेयर करेंगे। ड्यू टू दैट यू विल फाइंड सम डिफरेंसेस बिटवीन दोज 2 फिंगर्स। अब यहां पर हमें देखने को समझ में, देखिए इससे हमें क्या समझ में आता है, हमें 99.9% डीएनए तो दोनों का ही सेम है, ये तो हमें पता है। तो जो अलग है 0.1% इनका अलग होगा, किससे, 0.1% ऑफ डीएनए इनके से, यानी ये वाला डीएनए अलग होगा। तो हमें बस यही देखना है। अब बात ये आती है, ये जो 0.1% ऑफ डीएनए है ये कैसा होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको डीएनए बना के दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए डीएनए है और डीएनए में म्यूटेशन होता है। पहले चीज हम लोग डीएनए देख लेते हैं। डीएनए में हम डीएनए में पढ़ते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जैसे ए सी टी जी सी टी। अब अपोजिट में क्या, इधर टी जी ए सी जी एंड ए। यहां पर यह होता है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड के बाद और कौन सा न्यूक्लियोटाइड आएगा, इसी बात की जानकारी हम लोग जीनोम सीक्वेंसिंग या फिर डीएनए सीक्वेंसिंग कहलाती है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पढ़ रखा है इसको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या था कि किसी भी हेल्दी पर्सन के टोटल डीएनए कंटेंट को आप सीक्वेंसिंग कर लीजिए, एक के बाद जी आएगा, कौन सा आएगा, यानी किस लोकेशन पर, किस क्रोमोसोम नंबर पर, किस लोकेशन पर कौन सा डीएनए आता है। अगर आपने ये सीक्वेंस कर लिया, इसे को कहते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। तो बात यह है, क्या हम यहां पर जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे? तो बात यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग इतनी कॉस्टली होती है, हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें केवल किसमें वेरिएशन देखना है, 0.1% ऑफ डीएनए में, ना कि 99.9% डीएनए में। तो इसका मतलब यह है कि जीनोम सीक्वेंसिंग डज नॉट टेक्स प्लेस। इस टेक्नोलॉजी में जीनोम सीक्वेंसिंग आपको नहीं करवानी है। इस जीनोम सीक्वेंसिंग की वजह से हम लोग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पढ़े थे कि जीनोम सीक्वेंसिंग जो है वो हमें न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस को ज्ञात करने में हेल्प करती है। यहाँ हम देखते हैं, हम फिर अब स्टडी करते हैं 0.1% ऑफ डीएनए में। मान लिया कि इनके डीएनए में ये सीक्वेंस है और इनके डीएनए में ये सीक्वेंस है, मान लिया कि इनमें ये सीक्वेंस है। अब यहां पर ए सी टी जी, अब यहां पे हो सकता है कि सी की बजाय ए ही आ जाता, और ये टी ये ए। तो अगर हम यहां देखेंगे, ये हो जाएगा टी, ये सी, ये ए जी और टी। अब यहां पर क्या है, यहां पर हम केवल एक न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस देख सकते हैं इनसे इनमें, ठीक है ना। तो हम यहां पर इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक वेरिएशन, सिंगल न्यूक्लियोटाइडिक वेरिएशन। अब हमारे खुद के ही बॉडी में अगर मान लीजिए वेरिएशन होता है, म्यूटेशन होता है, तो हमारे जैसे हम लोग एक स्पीशीज में अलग अलग लोग पाए जा रहे हैं, तो अलग अलग लोग का जो डीएनए होता है, जाहिर सी बात है 0.1% जो डीएनए है वो वेरी कर रहा है। तो 0.1% ऑफ डीएनए जो अलग अलग है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक डीएनए। क्या कहेंगे, पॉलीमॉर्फिक डीएनए, पॉलीमॉर्फिक डीएनए। अब पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो होता है वो 0.1% ऑफ डीएनए का भाग है। कितना, 0.1% ऑफ डीएनए का भाग है। कौन सा, पॉलीमॉर्फिक डीएनए। पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो होता है, यहां पर 0.1% डीएनए है, वही पॉलीमॉर्फिक डीएनए कहलाएगा। अब पॉलीमॉर्फिक डीएनए जो है यहां पर आपको प्राप्त होती है हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन। क्या,
हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन, आपको हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन प्राप्त होती है कि मतलब पॉलीमॉर्फिक डिग्री में। अब देखो हमें पता है ये और ये सेम है, तो जाहिर सी बात है अगर हमारा 99.9% ये दोनों तो सेम है तो यहाँ वेरिएशन होना नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर वेरिएशन है वो बहुत ही तगड़ा वेरिएशन है, वो बहुत ही ज्यादा वेरिएशन है, इसलिए इस वाले डीएनए को 0.1% ऑफ डीएनए को हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक डीएनए। और पॉलीमॉर्फिक डीएनए में पाई जाती है हाई डिग्री ऑफ वेरिएशन, आपको बहुत ज्यादा वेरिएशन प्राप्त होगा देखने में। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसके आगे सैटेलाइट डीएनए की। बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं, आप इसमें बात करेंगे सैटेलाइट डीएनए की। तो जैसा हम लोग देखते हैं, मान लीजिए एक क्रोमोसोम बना लेते हैं हम लोग, ये हमारा एक क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। अब इस पेयर ऑफ क्रोमोसोम पर देखिए, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि क्रोमोसोम किससे बना है, क्रोमोसोम बना है क्रोमैटिन थ्रेड से, उसके एग्रीगेशन से। तो क्रोमैटिन थ्रेड जो होता है वो कहीं कहीं पर कुछ भागों में क्रोमैटिन थ्रेड बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड पाया जाता है, बहुत ही ज्यादा कंडेंस्ड पाया जाता है। कुछ भागों में क्रोमैटिन थ्रेड बहुत ज्यादा कंडेंस्ड पाया जाता है, और इस प्रकार से जहां पर वो कंडेंस्ड पाया जाता है सेम उसी लोकेशन पर अगले होमोलोगस क्रोमोसोम में भी वो उतना ही कंडेंस्ड पाया जाएगा, उतना ही कंडेंस्ड पाया जाएगा। ये जो कंडेंस्ड डीएनए होता है, कंडेंस्ड डीएनए मतलब काफी ज्यादा डेंस पार्ट, वो एक बैंड के फॉर्म में हमें क्रोमोसोम पर अपीयर दिखाई पड़ता है, अपीयर होता। और ध्यान से समझिएगा क्योंकि इनकी संख्या बहुत मायने रखती है। ये जो आपको बैंड्स दिख रहे हैं, दीज आर क्वाइट डेंसर पार्ट, बहुत ही डेंस पार्ट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं हेट्रोक्रोमैटिन। क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमैटिन। हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि जेनेटिकली इनर्ट पार्ट है, जेनेटिकली इनर्ट पार्ट है बेटा, ये जेनेटिकली इनर्ट पार्ट है। इनर्ट का मतलब होता है जो आगे वर्क ना करे। क्रोमैटिन बना है डीएनए से, डीएनए का वर्क क्या होता है, आगे चल के एमआरएनए बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन से हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होंगे। सो ऑब्वियस सी बात है हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट तभी बनेगा जब यहाँ पे जेनेटिकली इनर्ट, यानी कि यहाँ पर कोई भी डीएनए का अगला कोई फंक्शन नहीं होगा। दैट मीन्स दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट, दिस इज नॉन कोडिंग पार्ट। तो ये जितने भी आपको ये पार्ट दिख रहे हैं ये सब नॉन कोडिंग पार्ट कहलाते हैं, सब बिल्कुल ही नॉन कोडिंग पार्ट हैं। इसके अलावा जो आपको लाइटर पार्ट दिख रहा है, जो ज्यादा पार्ट दिख रहा है, ये सब यूक्रोमैटिन कहलाता है। ये सब क्या कहलाएगा, यूक्रोमैटिन कहलाएगा। यूक्रोमैटिन जो होता है, यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव होता है। जेनेटिकली एक्टिव मतलब ये जेनेटिक बेसिस पर एक्टिव है, इसका अर्थ ये है कि ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। दैट मीन्स इट कोड्स फॉर प्रोटीन। सो दिस इज कोडिंग रीजन। ये क्या कहलाएगा, कोडिंग रीजन, ये कहलाएगा आपका कोडिंग रीजन। बिल्कुल ध्यान से समझिए। एक हमने मान लिया कोई भी पेयर ले ली, ये हमने अपनी ले ली, मान लीजिए कि एर्थ पेयर ले ली, एर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले लिया। दो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं बेटा, पेयर में दो क्रोमोसोम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। होमोलोगस पेयर है मतलब एक ही जोड़ी के हैं, ये नहीं कि एक क्रोमोसोम जो है एर्थ का ले लिया, एक सेवंथ का ले लिया, ला के साथ में बना दिया, ऐसा कुछ नहीं। जिस पेयर को कंसीडर करेंगे उसको सेम कंसीडर करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखिए भैया, यहाँ पे थोड़ा सा और वेरिएशन थोड़ा देख लीजिए, ये इस तरह से, ये इस तरह से। यहां आपको क्रोमोसोम्स पर कुछ बैंड्स दिखाई पड़ रहे होंगे, ये बैंड कुछ और नहीं है, डीएनए की पैकेजिंग करते करते, यानी कि जब क्रोमैटिन जो है, आपको पता है कि हम लोग न्यूक्लियोसोम का पैकेजिंग मॉडल पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियोसोम बीड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड होकर वो फिर सीधे सीधे क्रोमैटिन थ्रेड बनाता है, क्रोमैटिन थ्रेड फिर से कॉम्पैक्टली एक
पैकेजिंग करता है और पैकेजिंग करके रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स में हमने एर्थ पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले ली, जिस क्रोमोसोम में आपको हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट, जहां पर क्रोमोसोम में जहां पर क्रोमैटिन थ्रेड बहुत पास यानी टाइटली पैक्ड हुए होंगे, वो पोर्शन आपको जो है वो एक डेंस पार्ट के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज हेटेरोक्रोमैटिन। हेटेरोक्रोमैटिन इसलिए बिकॉज इट इज जेनेटिकली इनर्ट पार्ट यानी इनएक्टिव, हम इसको कह सकते हैं इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब क्या है? इनएक्टिव मतलब है जिसमें कोई भी प्रोटीन नहीं होगी, नॉन कोडिंग पार्ट होगा, इट विल नॉट टेक प्लेस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ऑन द अदर हैंड लाइटर पार्ट, व्हाइट पार्ट्स are considered as euchromatin. Euchromatin, that means genetically active part, means they will code for further protein and they will be responsible for expression of particular characters in our body. Coding regions जो होते हैं ये euchromatin lighter band होते हैं। अब आप बेटा समझिए, मान लीजिए कि हमारे अंदर कोई म्यूटेशन होता है, मान लीजिए ये जो सेल, ये जो क्रोमोसोम्स हैं जाइगोटिक सेल में म्यूटेशन होता है, तो नॉन कोडिंग पार्ट में और कोडिंग पार्ट में किसका म्यूटेशन, किसमें होने वाला म्यूटेशन स्टोर होता है, किसमें होने वाला म्यूटेशन स्टोर्ड होगा? तो अब ध्यान दीजिए, कोडिंग रीजन जो होता है, बिकॉज एज वी नो दैट कोडिंग रीजन जो होगा वो डीएनए से एमआरएनए बनाएगा, एमआरएनए से प्रोटीन बनाएगा, मतलब इसके पास बहुत सारा काम है यार। जब इसके पास बहुत सारा काम है तो ये म्यूटेशन अगर इसमें हो भी जाएगा, मान लो इसमें म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन होने से क्या होगा? डीएनए का सीक्वेंस बदल जाएगा, सीक्वेंस बदलेगा तो एमआरएनए वेरी कर जाएगा, एमआरएनए वेरी मतलब बदल जाएगा, एमआरएनए बदल जाएगा तो प्रोटीन बदल जाएगी, मतलब अल्टीमेटली अगर जो म्यूटेशन है वो लीथल हो गया तो म्यूटेशन भी खत्म हो जाएगा और सेल भी खत्म हो जाएगी। अगर म्यूटेशन लीथल हो गया तो, म्यूटेशन नहीं भी लीथल हुआ तब भी ये जैसे ही अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर देगा, म्यूटेशन सेटिस्फाई हो जाएगा, मतलब म्यूटेशन का कोई प्रभाव फिर नहीं रहेगा, मतलब अगली जनरेशन में जाने को नहीं रह जाएगा। बट यहां पर हम देखते हैं जो नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट, क्योंकि इसका प्रोटीन सिंथेसिस या आगे किसी कैरेक्टर एक्सप्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो हम कह सकते हैं कि भाई ये जो है, अगर हम नॉन कोडिंग पार्ट में कोई म्यूटेशन करते हैं तो नॉन कोडिंग पार्ट में होने वाला कोई भी म्यूटेशन आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, क्योंकि इसके पास और कोई काम नहीं है, क्योंकि म्यूटेशन इसमें स्टोर हो जाता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि जो नॉन कोडिंग पार्ट है, नॉन कोडिंग पार्ट है, इट स्टोर्स म्यूटेशन, इट स्टोर्स म्यूटेशन, ये म्यूटेशन को स्टोर करता है एंड ट्रांसफर्स इनटू नेक्स्ट जनरेशन, देख लेना बेटा जनरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कोडिंग रीजन जो होता है इट does not stores mutation, so it is unable to transfer mutation into नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। तो यहां पर हमने समझ लिया कि हमारा जो म्यूटेशन को आगे प्रोसीड कराने वाला, म्यूटेशन को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करने वाला जो रीजन है वो नॉन कोडिंग रीजन कहलाता है, हेटेरोक्रोमैटिन है, जेनेटिकली इनर्ट है, इसलिए इस पार्ट, क्योंकि बहुत छोटा पार्ट है, तो जब हम अपने क्रोमोसोम्स में से डीएनए को निकालते हैं, डीएनए का वो पार्ट जो कि हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट में आता है, जब हम इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, हम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं, बायोलॉजिकल सीजर हमें पता है, बायोलॉजिकल सीजर के नाम से हम लोग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को जानते हैं। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम लोग डीएनए को कट करते हैं और कट करके हम इसको सीजियम क्लोराइड से क्या करते हैं, सीजियम क्लोराइड जो है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक होती है जिसमें हम लोग डीएनए को देखते हैं, डीएनए को डेंसिटी के करेस्पॉन्ड अगर देखा जाए उसकी डेंसिटी के आधार पर हम लोग डीएनए का वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है। तो वहां पर हमको पता चलता है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर
सेंट्रीफ्यूगेशन कराने पर हमारा जो स्मॉल पार्ट है यानी कि हेटेरोक्रोमैटिन पार्ट है ये ऊपर आ जाता है, और जब ये ऊपर आ जाता है तो इसे हम कहते हैं सैटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं? सैटेलाइट डीएनए। तो हम चलिए सैटेलाइट डीएनए पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने अभी तक के लिए क्या सीखा? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉलीमॉर्फिक डीएनए, यानी कि 0.1% पार्ट ऑफ डीएनए जो है वो सारे के सारे ह्यूमन बींग्स में क्या है? वेरी कर रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ डीएनए हर एक स्पीशीज में आपस में वेरी करता है। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग में जब 0.1% ऑफ डीएनए अगर वेरी कर रहा है तो 0.1% ऑफ डीएनए के वेरिएशन को ही हम लोग, क्योंकि सब में अलग अलग डीएनए होगा, दैट्स व्हाई कि हम लोग इस डीएनए को पॉलीमॉर्फिक डीएनए कहते हैं। पॉलीमॉर्फिक डीएनए यानी कि जो पॉलीमॉर्फिक जो डीएनए होता है वो बेसिकली कैसा डीएनए? वो एक प्रकार से देखा जाए तो सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि हम लोग उसी से ये पढ़ रहे हैं। सैटेलाइट डीएनए जो होता है, अब हम इसको आगे पढ़ेंगे सैटेलाइट डीएनए कैसा होता है। सैटेलाइट डीएनए कैसे हमें पता चला? जब हम लोग अपने बल्क डीएनए को, यानी कि जो हमारा बेसिकली जो डीएनए है उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से हम लोग क्या करते हैं? कट करते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से क्या करते हैं? फिर उसके बाद सैटेलाइट जो ऊपर डीएनए आ जाता है उसको हटा लेते हैं। जो बचा वाला पोर्शन होता है यानी 99.9% डीएनए, उसको बल्क डीएनए या फिर जीनोमिक डीएनए कहते हैं। तो हम लोग इसके आगे हम लोग इसमें सैटेलाइट डीएनए में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सैटेलाइट डीएनए जो है, ये सैटेलाइट डीएनए एक प्रकार से नॉन कोडिंग रीजन ही होता है। नॉन कोडिंग रीजन से ही बना होता है। साथ ही साथ ये कैसा डीएनए होता है? ये रिपीटेटिव सीक्वेंस होता है। रिपीटेटिव डीएनए भी कैसे कहते हैं इसको? रिपीटेटिव डीएनए। बार बार ये रिपीट होता है, बार बार ये रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए कोई डीएनए, ये हमने डीएनए बनाया, एक डीएनए बना दिया हमने, और इस डीएनए में हमने न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस लगा दिए इस तरह से। थोड़ा और बड़ा कर देते बेटा, ये बहुत ज्यादा ABCD सीख रखा, ATCC। एक सेकेंड, ये हम थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, इधर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, काम आएगा। ठीक है, हम लिखते हैं ACTTG, ACTTG, ACTTG। इसी प्रकार से आगे डीएनए ये बढ़ता जाए, इसी प्रकार से ये डीएनए आगे बढ़ता जाए। यहाँ अगर आप देख सकते हैं तो ए से लेकर जी तक का पोर्शन बारी बारी से रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और डायग्राम बनाते हैं डीएनए का ही। यहां हमने जैसे ले लिया CGTA, और आगे बढ़ा लेते हैं CGTA। अब यहां भी हम देख रहे हैं कि यहां भी न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस है जो CGTA। ये क्या हो रहा है? एक प्रकार से वेरी कर रहा है, मतलब वेरी का मतलब बार बार रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर दो डीएनए हमने बनाए, दोनों में ही हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का रिपीटिशन दिखाया, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा सा अंतर ये है कि अगर न्यूक्लियोटाइड्स जो रिपीट हो रहे हैं उनकी संख्या 4 से 6 है तो इसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। माइक्रोसैटेलाइट डीएनए। और यदि इससे ज्यादा है, 6 से ज्यादा आप पहुंच जाइए, 7, 8, 9, 10 ऐसे, तो इससे हम लोग कहते हैं मिनी सैटेलाइट डीएनए। क्या कहेंगे? मिनी सैटेलाइट डीएनए। मिनी सैटेलाइट डीएनए। अगर माइक्रो सैटेलाइट डीएनए मतलब न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस जो वेरी कर रहा है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, CGTA, CGTA, CGTA। तो अगर 4 से 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, तो इसे हम माइक्रो सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और अगर 6 से ऊपर है, 6 से ऊपर क्या, बेसिकली अगर मान लीजिए जैसे 4 से ऊपर है, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा एक और कॉपी करा लेते हैं कुछ, तो जैसे 5 ही हैं। अगर हम इसमें C लगा दें, इसके ऊपर भी C लगा दें,
ये हो गया, इसके पहले भी सी लगा दे, इधर हो गया। हाँ, तो अगर मान लीजिए इससे ज्यादा की संख्या में है तो वैसे यहाँ भी आपको देखने पर आप काउंटिंग पे जाएंगे तो 6 मिलेंगे, लेकिन इससे ज्यादा ही होते हैं। अगर ज्यादा है तो मिनी सैटेलाइट डीएनए, अगर 4 से 6 के बीच में है तो आप माइक्रो सैटेलाइट डीएनए दिखा सकते हैं या बता सकते हैं। तो सैटेलाइट डीएनए जो है वो बेसिकली क्या है, वो दो प्रकार का है, एक तो माइक्रो सैटेलाइट डीएनए और मिनी सैटेलाइट डीएनए। हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में मिनी सैटेलाइट डीएनए का इस्तेमाल करते हैं प्रोफाइलिंग को जानने के लिए, क्योंकि ये इनका सीक्वेंस बड़ा होता है, इनका रिपीटिशन जो होता है वो हमें इजीली विजिबल हो जाता है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो हमारा रिपीटिशन सीक्वेंस होता है ये जो है लगातार हो रहा होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं टैंडम। क्या बोलेंगे, टैंडम मींस कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन, कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन। टैंडम मतलब हो गया कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन। अब हम क्या करेंगे, इन्हीं मिनी सैटेलाइट्स को हम लोग स्टडी करते हैं प्रोसेस में ले जाके। तो सैटेलाइट डीएनए आपको समझ में आ गया। देखिए पॉलीमॉर्फिज्म यानी कि डीएनए का जो पॉलीमॉर्फिज्म है, यानी कि अलग 0.1% डीएनए मैंने बताया ना कि हम लोगों का अलग अलग होता है। सैटेलाइट डीएनए जो होता है वो सैटेलाइट डीएनए वही अपना हेट्रोक्रोमैटिन पार्ट या नॉन कोडिंग पार्ट होता है, जो कि सैटेलाइट डीएनए जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के दौरान ऊपर आ जाता है। सीजियम क्लोराइड में सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट चेक करते हैं। वो सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होता है, रिपीटेटिव होता है, टैंडम होता है, कॉन्टिन्यूअस रिपीटिशन होता है। और हम चाहें तो इसमें सैटेलाइट का जब टाइप देखते हैं तो हम मिनी सैटेलाइट और माइक्रो सैटेलाइट को हम लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं। मिनी सैटेलाइट जो डीएनए होता है यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फिंगरप्रिंटिंग। तो भैया देखो ध्यान से समझो, हमारे अंदर जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो रिपीट हो रहे हैं ये बाय नेचर टैंडम है, मतलब इनका रिपीटिशन कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है। तो मान के चलिए जैसे मैं हूं, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं अपना ले लेता हूं क्रोमोसोम पेयर, क्रोमोसोम पेयर। मान लीजिए हमारा ये 17 हो गया और एक हमने ले लिया 21, ठीक है ना। तो क्रोमोसोम पेयर में ये जो क्रोमोसोम्स के जो सैटेलाइट पार्ट थे, अभी हमने बनाए थे सैटेलाइट पार्ट, हो सकता है, ध्यान से समझिएगा, अगर मान लीजिए हम लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि क्रोमोसोम पेयर में जो मेरे रिपीटेटिव डीएनए है उसकी संख्या 8 है, क्रोमोसोम पेयर 17 में, और 21 में जाके वो हमारी हो गई है 12 या कम ज्यादा कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये है कि एक ही इंडिविजुअल के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में, अलग अलग क्रोमोसोम पेयर में जो रिपीट्स हैं, हमारे जो टैंडम रिपीट्स हैं, इनका नंबर वेरी करेगा। ठीक है, इसके अलावा ये देखिए हम, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मेरी बॉडी की हर एक सेल में सेम पेयर वाले क्रोमोसोम पर टैंडम रिपीट की संख्या सेम होगी। मतलब समझिए ध्यान से, अगर मैंने अपने बॉडी में सारी के सारी सेल्स में चेक किया, भाई मेरी बॉडी में सारी सेल्स में क्रोमोसोम 17 पर जो टैंडम रिपीट्स हैं उनकी संख्या क्या है, मुझे पता रहेगा 8 है, जो कि मैंने ऐसे मान लिया है, कुछ और भी हो सकती है, मैंने मान लिया 8 है। बट अगर मैंने चेक किया कि मेरी बॉडी में जो जितनी भी सेल्स हैं उनके 21st जो क्रोमोसोमल पेयर है उस पर हमारे क्रोमोसोमल नंबर, हमारे जो टैंडम रिपीट्स हैं उनकी संख्या क्या होगी, इट विल बी 12 इन ईच केस, हर एक सेल में। लेकिन अगर मैं कहूं कि मेरे 17 नंबर क्रोमोसोम ले लीजिए, मेरा 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर ले लीजिए, इनके अंदर जो टैंडम रिपीट्स हैं क्या ये दोनों एक जैसे होंगे, तो ये बिल्कुल भी एक जैसे नहीं होते हैं, इनकी संख्या वेरी करती रहती है। और जब इनकी संख्या वेरी करती रहती है तो इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, जो कि शॉर्ट फॉर्म में हमने यहाँ पे लिख रखा है। इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। ये हो गया आपका VNTRS। कई बार ये एग्जाम में पूछा गया, शॉर्ट फॉर्म में एक्सपैंड करने के लिए आ जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, पॉलीमॉर्फिक डीएनए पढ़ लिया, सैटेलाइट पढ़ लिया, सैटेलाइट के बाद में VNTRS पढ़ लिया।
तो हमारा जो प्रिंसिपल था वो बेसिकली ये था कि हम इस बारे में जान सके कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को समझते क्या है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हमारा 0.1% ऑफ डीएनए यानी हमारी यूनिक आइडेंटिटी पर, जेनेटिक आइडेंटिटी पर टिका हुआ है। इसका जो बेसिस है, अगर पूछा जाए कि बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है, किस बेस पर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पा रहे हैं, क्या हम एबल हैं to perform DNA fingerprinting on the basis of 99.9% of DNA? Never. हम केवल और केवल इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर पाते हैं बिकॉज वी हैव 0.1% ऑफ डीएनए, दैट इज पॉलीमॉर्फिक डीएनए, दैट इज सैटेलाइट डीएनए, बट एक्चुअली दैट इज रिपीटेटिव सीक्वेंस, यानी कि रिपीटेटिव डीएनए। तो अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में अगर आपको ऑप्शन में पॉलीमॉर्फिक डीएनए दे दिया गया, सैटेलाइट डीएनए दे दिया गया, अलोंग विद आपको दे दिया गया रिपीटेटिव डीएनए, तो आप जो एक्चुअल आंसर लगाओगे वो होगा रिपीटेटिव डीएनए। अगर ये नहीं है तो आप सैटेलाइट डीएनए लगा सकते हैं, अगर वो नहीं है तब पॉलीमॉर्फिक डीएनए लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल वहां पॉलीमॉर्फिक डीएनए तक जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलीमॉर्फिक डीएनए तो लोगों में वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेथड की। तो मेथड जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है बहुत ही आसान है, बस आप एक बार इसको समझ लीजिए। अब हम लोग अपने जो टॉपिक है इसको लगभग समझ चुके हैं, और चलिए शुरू करते हैं मेथड। तो मेथड ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये होता है कि सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कहां पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं, माइंड में सोचते कहां पर इस्तेमाल करते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग मतलब दो लोगों के डीएनए मटेरियल को हम लोग वेरिएशन चेक कर रहे हैं, वेरिएशन या सिमिलरिटी भी चेक कर सकते हैं। भाई सिंपल सी बात, अगर हम लोग किसी क्राइम सीन से कोई डीएनए फिंगरप्रिंट या डीएनए का कोई सैंपल मिल गया हमको, तो हम तो उसको मैच करा के देखेंगे किसके साथ मैच हो रहा है, या कोई इनोसेंट व्यक्ति अगर जो सस्पेक्शन में आ गया, हम ये चेक करेंगे कि कहीं ऐसा ना उसको पनिशमेंट मिल जाए। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हम लोग, डीएनए प्रोफाइलिंग से हम लोग क्या करते हैं, दो इंडिविजुअल्स का डीएनए में वेरिएशन देखते हैं कि नहीं है। ठीक है, तो अगर हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए, यहां पर एक हम लोग एक चीज नोट करने वाली है कि यहां पर एक टेक्नोलॉजी होती है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सभी बच्चे जानते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर का इस्तेमाल हम लोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अगर पेरेंटल डिस्प्यूट होता है, मतलब किसी संतान पे पेरेंट्स का हक जमाना, तो वहां पर केसेस में जब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर विश डीएनए सैंपल देते हैं, और उसके बाद में बच्चे का भी डीएनए सैंपल उसकी इच्छा के अनुसार ले लिया जाता है, फिर मैच करा लिया जाता है। बट इन केस ऑफ क्राइम सीन्स, क्राइम सीन के केस में कोई क्रिमिनल अगर क्राइम करके चला गया तो वो कभी भी कोशिश करेगा हमेशा कि अपना डीएनए फिंगरप्रिंट या अपना जो भी कुछ सैंपल है, अपना कोई सबूत है, वो वहां पर ना छोड़े एट द क्राइम स्पॉट। तो ऐसे केस में जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं उन लोग को बहुत ही मगजमारी करनी पड़ती है, बहुत ही माथापच्ची करनी पड़ती है डीएनए सैंपल को फाइंड आउट करने के लिए। बट वी आर वेरी लकी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए अगर आपको स्मॉल ट्रेस अमाउंट ऑफ डीएनए सेल या स्मॉल ट्रेस अमाउंट ऑफ सेलाइवा, सीमेन, हेयर फॉलिकल, स्किन सेल, व्हाटएवर, कुछ भी अगर बॉडी का एक सेल भी मिल गया, उससे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। लेकिन उस केस में हमको ये याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड एम्पलीफाई अवर डीएनए कंटेंट। हमारा जो डीएनए कंटेंट जो हमने क्राइम सीन से ऑब्टेन किया है उसको हमें उसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, और जब उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं तो ऐसे केस में हमें इस्तेमाल करना पड़ता है पीसीआर। तो पीसीआर के लिए बेटा मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। अभी क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मेथड पे फोकस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास मेथड क्या है, अगर मेथड है तो हम लोग सैंपल में से सबसे पहले तो हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं सेल का, तो हम इसको बोलते हैं आइसोलेशन ऑफ सेल। आइसोलेशन ऑफ सेल कह सकते हैं या फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए कह सकते हैं। यहां पे हमने डीएनए को आइसोलेट करना है, बेसिकली इसको सेल क्या डीएनए ही बोलिए। आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को हमें बाहर निकालना है। तो डीएनए को बाहर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, डीएनए में हमको पता है बाहर से लेकर अंदर तक हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं अंदर, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। तो हम लोग ये करते हैं कि डीएनए, क्योंकि हमें बेसिकली डीएनए ही चाहिए, तो डीएनए का डिग्रेडेशन करने वाला एंजाइम होता है न्यूक्लिएजेस। कौन सा? न्यूक्लिएजेस।
तो एक्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस को छोड़ दीजिए, इसके अलावा एक्सेप्ट ऑफ न्यूक्लिएजेस, न्यूक्लिएजेस को छोड़ दीजिए। और बाबू आपको जितने भी इंग्रेडिएंट्स को डिग्रेड करने वाले एंजाइम्स पता है, आप लाइसोजाइम ले लीजिए, लाइसोजाइम। अगर फंगल सेल है तो आप काइटिन एंजाइम ले सकते हैं, क्योंकि उसमें सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, तो काइटिनेज एंजाइम ले सकते हैं। अगर लिपिड को डाइजेस्ट करना है तो आप लाइपेज ले लीजिए। अगर सेल वॉल प्लांट सेल है तो आप सेल्यूलेज ले सकते हैं। तो इस प्रकार से एंजाइम्स का मिक्सचर आप सेल पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सेल के जितने भी बाहरी पार्ट्स होंगे दे विल ऑल बी डिग्रेडेड एंड डीएनए विल बी रिमूव्ड आउट। तो डीएनए जो होगा वो हम रिमूव कर लेंगे, फिर उसमें जिस मिक्सचर में हम डीएनए रिमूव कर रहे हैं चिल्ड इथेनॉल मिलाएंगे और डीएनए हमारा धीरे धीरे ऊपर आ जाएगा। स्पूलिंग की प्रक्रिया, जब कोई आपके एनसीईआरटी कहती है स्पूलिंग की प्रक्रिया से हम लोग डीएनए को वापस ऊपर निकाल लेंगे। डीएनए को जब हम निकाल लेते हैं तो आफ्टर दैट हम डीएनए पर अप्लाई, क्योंकि डीएनए में क्या होता है भाई, हमें पता है कि डीएनए में हमारा 100% ऑफ डीएनए, हम इस पर अप्लाई करते हैं आरई। आरई मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज कह सकते हैं या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कह सकते हैं बेसिकली। तो हम यहां पर लिखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के एक्ट करते ही, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो डीएनए को अलग अलग लेंथ के, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो रिकॉग्निशन साइट होता है, जो कैंची वाला स्थान होता है, वो हर एक डीएनए में अलग अलग होता है। वो ज्यादातर केसेस में वो हमारे रिपीटेटिव सीक्वेंसेस को अलग ही कर देता है। तो ये क्या करेगा, ये डीएनए को बांटता है, डिवाइड करता है, कट करता है, यानी कट डीएनए, कट डीएनए इनटू वेरियस सेगमेंट्स, इनटू वेरियस सेगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स भी कह सकते हो, खंडों में डिवाइड करते, फ्रैगमेंट्स लगा दो भैया, नहीं तो परेशान हो जाओगे। फ्रैगमेंट्स। और जब ये डीएनए, भाई सिंपल सी बात, इसके पास कोई स्केल नहीं है कि ये बराबर बराबर के डीएनए काटेगा। जहां जहां पर हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को अप्लाई करते हैं तो उसका रेस्ट्रिक्शन साइट जहां जहां पर होगा डीएनए में, वहां वहां पर वो कट कर देगा। तो इस तरह से डीएनए में अलग अलग लेंथ के अलग अलग कई सारे फ्रैगमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब अगर हम ऑब्जर्व करें तो देयर विल बी पॉलीमॉर्फिज्म ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ फ्रैगमेंट्स। तो हम इसको कहते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं fragments that arises fragments, एक सेकंड, that arises polymorphism, that arises polymorphism on the basis of length, on the basis of length of DNA fragment, DNA फ्रैगमेंट के लेंथ के आधार पर, डीएनए फ्रैगमेंट की लेंथ के आधार पर यहां पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, पॉलीमॉर्फिज्म। इसको हम लोग कहते हैं रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और बेटा शॉर्ट फॉर्म में रेस्ट्रिक्शन का आर, फ्रैगमेंट का एफ, लेंथ का एल और पॉलीमॉर्फिज्म का पी। ये हो गया RFLP, अर्थात रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। जब हमारे पास, अगला स्टेप देखते हैं, जब हमारे पास अलग अलग लेंथ के फ्रैगमेंट्स बन गए, हमारे पास डीएनए फ्रैगमेंट्स बन जाते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे भैया, हमें उसमें से अपने जो VNTRS होते हैं उनको सेपरेट करना होता है, क्योंकि ये रिपीट होते हैं, 0.1% डीएनए होते हैं, तो जाहिर सी बात इनके सेगमेंट बहुत छोटे होंगे। इसके लिए हम लोग एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, भैया अर्नेत आइसैलियस नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रोफोरेसिस, दिस टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय द साइंटिस्ट, डेवलप्ड बाय
साइंटिस्ट अर्ने ARNE TISELIUS अर्ने ताइसेलियस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो कि हम लोग आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में पढ़ रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये बेटा एगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो देखिए समझिए ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रो मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी में, फोरेसिस मतलब होता है मूव करना, जेल मतलब होता है जेल के अंदर। एगारोस जेल, जेल का टाइप है एगारोस। एगारोस जो होता है ये एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है भाई, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड जेल है, ये ऑब्टेन किया जाता है एगार नाम के प्रोडक्ट से। एक प्रोडक्ट बनता है एगार, और एगार प्रोड्यूस होता है किससे? सीवीड से। सीवीड आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, सीवीड, जेलीडियम, जेलीडियम, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, जेलीडियम और ग्रेसिलेरिया। बेटा ये दो सीवीड्स होते हैं जिनसे आपको एगार नाम का प्रोडक्ट मिलता है, बेसिकली जेलीडियम से। और एगार जो होता है, एगार से बनता है एगारोज। एगारोज क्या है? एक प्रकार का पॉलीसैकेराइड है। एगारोज नाम में OSE आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। एगारोज जेल होता है, जेल जो होता है ये पोरस नेचर का होता है। कैसा होता है? पोरस नेचर का। पोरस नेचर का मतलब होता है कि पोर्स यानी कि छिद्र पाए जाते हैं, और इसके पोरस नेचर, इसके अंदर डीएनए का जो VNTRS होते हैं वो रन करवाना ही हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। चलिए इसको हम आगे देखते हैं। अगर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है अर्ने ताइसेलियस ने डेवलप की थी। इसमें क्या होता है कि एक जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर होता है। इसके एक एंड पर हम लोग लगाते हैं एनोड और दूसरे पर होता है कैथोड। ये जो जेल इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर है एग्जैक्टली आपके टिफिन बॉक्स के जैसा, साइज में बड़ा भी हो सकता है बट शेप कुछ वैसा ही। आप समझ सकते हैं, अपने बच्चे लोग टिफिन का ध्यान मत करने लगना। यहां पे क्या है, इस जेल के अंदर समझिए ध्यान से, यहां पर क्या है, इस चैम्बर के अंदर जो है वो कुछ हम ऐसा सीन होता है। हाँ, तो इसको हम थोड़ा बीच से ऐसे डेड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। ये अंदर वाली प्रोसेस जो डेड वाली है, डैश वाली, वो अंदर वाली लाइन है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए समझिए, इस बात को ध्यान से समझिए। क्या होता है कि हमारे पास एक बाउल ले लीजिए, बाउल में क्या होता है कि एक पिघला हुआ वैक्स ले लीजिए, पिघला हुआ वैक्स, और उस बाउल में हमने भर दिया। लेकिन भरने से पहले हम इस मार्कर को उसमें खड़ा कर देते हैं ऐसे, और उसके बाद हमने बाउल में भर दिया वैक्स, और वैक्स को हम भरने के बाद जब वैक्स बिल्कुल टाइट हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे, तो वैक्स के अंदर क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। गड्ढा मतलब वेल, क्या हो जाएगा? गड्ढा हो जाएगा। ऐसा ही सेम, क्योंकि एगारोस जेल जो होता है वो सेमी सॉलिड होता है, बेसिकली मोम के जैसा ही, वैक्स के जैसा ही, और जब गर्म होता है उसके बाद जब ठंडा होने लगता है तो टाइट हो जाता है। इसी तरह से हम यहाँ पर कॉम्ब एक प्रकार के हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इस इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर के लिए ही बना होता है, बेसिकली सैंपल लोड करने के लिए ये। और अब हम इसको उठा के इसी में लगा देंगे, तो लगाने पर हमें इसके अंदर, और लगाने के बाद में जैसे मान लिया हमने लगा दिया, और लगाने के बाद हमने एगारोस जेल भर दिया, और फिर भरने के बाद इसको वापस टाइट हो जाएगा तो निकाल लेंगे। निकालने के पश्चात हमको जो है इसमें इन वाले नॉब्स के इस प्रकार से हमको इसमें क्या मिलेगा? वेल मिल जाएंगे, गड्ढे मिल जाएंगे इस तरह से। ठीक है। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक क्राइम सीन से हमारे पास डीएनए सैंपल मिल गया हमको, तो हमने उस सैंपल को कहां? इसमें लोड कर दिया। सेम प्रोसेस वही करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अप्लाई करेंगे। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बाद में हम जो है उसके जो फ्रैगमेंट्स हो जाएंगे, RFLP देखेंगे, उसको हम लोग लाके यहाँ पे लोड कर देंगे। ये हो गया हमारा क्राइम सीन, CS, क्राइम सीन हो गया। इसके अलावा मान लीजिए कि कुछ जो जिन लोगों पे हमें शक है, मान लीजिए कुछ क्रिमिनल्स हैं जिन पे हमको शक है, जैसे लग रहा है कि हाँ किसी ने क्राइम किया हुआ है, तो उन लोगों का डीएनए सैंपल लेते हैं। मान लीजिए एक बंदे पर हमें शक है, ये है 1,
दिस वन इज 2, सस्पेक्ट नंबर 2 एंड सस्पेक्ट नंबर 3। इन लोगों के डीएनए के साथ भी हम वही प्रोसेस करते हैं जो हम शुरू से अपने क्राइम सीन वाले डीएनए के साथ करते चले आ रहे हैं। बस पीसीआर हमें अपनी सिचुएशन के आधार पर ही लगाना है, कोई जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम इसमें जल्द जैसे हमने लोड कर दिया, अब लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको बैटरी से जोड़ते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अप्रॉक्स जो है इसमें आपको चार्ज देना है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रहे कि आपको लोडिंग जो है वो नेगेटिव चार्ज अर्थात कैथोड के पास करनी है, कैथोड के पास करनी है। और इधर हो जाएगा एनोड। एज वी नो दैट कि डीएनए पर फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से, न्यूक्लियोटाइड्स में फॉस्फेट ग्रुप होता है, दैट्स व्हाई डीएनए एक्वायर नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हाई अमाउंट में है डीएनए पर, इसलिए डीएनए नेगेटिव से रिपल होकर किधर जाएगा, पॉजिटिव यानी कि एनोड की तरफ जाएगा, जैसे उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। ठीक है ना, ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इसको मिलते हैं, डीएनए हमारा जो होगा वो किधर जाएगा, हमारे पॉजिटिव पार्ट की तरफ जाएगा। तो क्योंकि पोरस है तो यहाँ का डीएनए, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे हम रेड ही कर देते हैं, ये सैंपल लोडिंग रेड कर देते हैं, दोनों का तीनों का अलग अलग, ये 1 का है, ये 2 का, सस्पेक्ट 3 का है। ठीक है, अब हम जब ये करेंगे तो इससे क्या होता है, हमारा जो VNTRS जो हमारे जो छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइडिक रिपीटेड डीएनए थे वो जेल के अंदर रन करना शुरू कर देंगे। तो रन तो करेंगे लेकिन सबसे नजदीक में वही रन करेगा जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद थोड़ा सा उससे कम वाला, फिर उसके बाद उससे कम वाला। जैसे हम लोग रनिंग में देखते हैं ना, एथलीट्स जो कम बॉडी वेट होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं। ठीक है ना, जो कम बॉडी वेट के होते हैं बहुत दूर तक चले जाते हैं, और जो ज्यादा बॉडी वेट के होते हैं वो बहुत नजदीक रह जाते हैं, वहीं गिर जाते हैं। अब अगर मान लीजिए ये प्रोसेस किसके साथ है, क्राइम सीन से मिले हुए डीएनए के साथ। अब हम इन लोगों का देखते हैं डीएनए, तो मान लीजिए कि ये डीएनए एक सेगमेंट इसका यहाँ रहा, एक सेगमेंट यहाँ रहा, दूसरा सेगमेंट हुआ, तीसरा सेगमेंट हुआ, चौथा सेगमेंट हुआ और पांचवा सेगमेंट हुआ, फिर आगे चला गया। फिर हम देखते हैं एक सेगमेंट यहाँ हुआ, एक सेगमेंट यहाँ हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये इस तरह से अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो आपको इलेक्ट्रोफोरेटिक चैम्बर का डायग्राम मिल जाएगा। यहां पर अगर हम मैच कराएं तो मैच क्राइम सीन के साथ मैच कराते हैं। भाई सिंपल सी बात, अगर कोई क्रिमिनल इनमें इन्वॉल्व है तो जाहिर सी बात है उस क्रिमिनल का, क्योंकि हमें पता है हमें सारी की सारी सेल्स में, हमारे सारी की सारी सेल्स में जो डीएनए के VNTRS हैं वो हमारे सेम रहेंगे, सारी की सारी सेल में सेम लोकेशन वाले। तो अगर हम एक सेल का करते हैं, यहाँ से इस सीक्वेंस में हमको ये पैटर्न मिलता है, तो अगर इनमें से मैच कराएंगे तो हमारा मैच करना चाहिए। लेकिन बात मेन ये होती है कि 11 जेल में हम लोग यहाँ पर मैचिंग नहीं करा सकते हैं, 11 जेल में हम लोग यहाँ पर मैच नहीं करा सकते हैं, तो इसलिए हमें जरूरत पड़े, क्योंकि हमको विजिबल नहीं होता है, हम इसमें मिलाते हैं। हम बेसिकली क्या करते हैं, इसको उठा लेंगे एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर शीट। हम लोग अगला एक टर्म होता है, देखो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हमारा खत्म हो गया, अब इसका जो हमारा अगला स्टेप आता है वो आता है, उसको हम लोग बोलते हैं सदर्न ब्लॉट, SUTHERN, सदर्न ब्लॉट। सदर्न ब्लॉट मतलब जो न्यूक्लियोटाइडिक सीक्वेंस होते हैं डीएनए के साथ की जाती है सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक। इसका अर्थ ये होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे हमारी कटोरी में एक आपने दूध भर दिया, दूध में ऊपर केसर डाल दी, केसर भीग गई, उसके बाद आप उस पर क्या करिए, एक पेपर लीजिए और उस दूध पर डुबा दीजिए, तो उस पर जो केसर वगैरह होती है वो दूध की बजाय वो किस पे, पेपर पे चिपक के चली जाती है। सेम यही काम हमको यहाँ पे करना है। एवोगाड्रो जेल में ये सब जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से दूर दूर चले जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाते हैं अपनी अलग अलग लोकेशन के आधार पर। मगर यहां पर क्या करना है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक नाइट्रोसेलुलोज पेपर होता है, एक प्रकार का पेपर आता है डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए, नाइट्रोसेलुलोज पेपर या फिर नायलॉन शीट, नायलॉन शीट, इन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ऊपर इस पे बिछाते हैं और बिछा के क्या करते हैं धीरे से, और देखो करना क्या है, यहां पर जो है ये नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर लेंगे, और पेपर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के नीचे फिल्टर पेपर और ऊपर फिल्टर पेपर, नाइट्रोसेलुलोज के नीचे फिल्टर पेपर, ऊपर फिल्टर पेपर, और हम लोग इस पे रख देंगे। फिर नीचे से बफर सॉल्यूशन, एक लिक्विड टाइप का जो है वो हम लोग नीचे से प्रेस करते हैं। तो ये जो डीएनए सेगमेंट्स हैं ये क्या होंगे, इनका जो प्रिंट होता है, कह सकते हो डीएनए ही बेसिकली, ये डीएनए क्या होंगे, नीचे से ऊपर की तरफ निकल जाएंगे। ठीक है, किस में चिपक जाएंगे, आपके नाइट्रोसेलुलोज पेपर में।
ठीक। अब ये क्या होगा, इसमें जो है फिल्टर पेपर आपको ऊपर रखना है, केवल नीचे नहीं रखना, ठीक है। तो ये जो है वो शीट में चिपक जाएंगे, पानी ऊपर फिल्टर पेपर चला जाएगा। अब हम लोग पेपर पर जो अपना डीएनए का फिंगरप्रिंट आ चुका होगा, इसको हम लोग कहते हैं, इसको रख देते हैं कहाँ पे, हम रख देंगे, थोड़े टाइम देते हैं ताकि ये सूख जाए। और इसके बाद क्या होता है, हम इसको अगली टेक्निक में ले जाते हैं और उसे कहते हैं ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन। जरा ध्यान दीजिए भाई, हमने एक शीट पर क्या ले लिया, डीएनए ले लिया, उसको हाई टेम्परेचर में रखेंगे तो डीएनए जितने भी होंगे उनका डीएनए, पीसीआर में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप बना देंगे तब देख लीजिएगा। डीएनए जो हाई टेम्परेचर में, उसके सेगमेंट्स अलग अलग हो जाते हैं, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं। बॉन्ड ब्रेक हो जाने का मतलब है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे फ्रेगमेंट्स हैं, जो हमारे ये सेगमेंट्स हैं, ये वाले सेगमेंट, हम क्या करते हैं, इन सेगमेंट के कॉम्प्लीमेंट्री आर्टिफिशियली प्रोब, आर्टिफिशियल, देखो समझो ध्यान से, हमारा जो ये डीएनए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सेगमेंट है, ये है इस तरह से ACTG है, ठीक है। अब जब इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो इसका आपस में कोई रिलेशन नहीं रह जाएगा, तो ये रह जाएगा सिंगल स्ट्रैंड, ये थोड़ा सा दूर हो जाएगा। अब हमने क्या किया है, ACTG का कॉम्प्लीमेंट्री, हमें पता है क्योंकि डीएनए के सीक्वेंसिंग से हमें पहले पता हो जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है रेडियो एक्टिव डीएनए, रेडियो एक्टिव डीएनए, ये रेड कलर वाला रेडियो एक्टिव। हमने क्या कर दिया भाई, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री क्या रहेगा, ACTG का TGAC, हमने ये वाला भेजा, आर्टिफिशियली भेजा, तो ये बंदा क्या करेगा, जहां जहां भी ACTC मिलेगा वहां जाके ये जी, जहां जहां भी इसको क्या मिलेगा, ACTC मिलेगा, वहां वहां जाके ये रेड कलर वाला जो प्रोब होगा वो यहाँ पे चिपक जाएगा, यानी उन जगहों पर जाके चिपक जाएगा। अब जो रेडियो एक्टिव है, जो भाई समझो ध्यान से, रेडियो एक्टिव डीएनए को ही एनसीईआरटी में प्रोब लिखा गया है। प्रोब कोई अलग से डिवाइस नहीं है बेटा, प्रोब का मतलब है रेडियो एक्टिव डीएनए। रेडियो एक्टिव डीएनए जो आपने अलग से ये भेजा हुआ है, वो कॉम्प्लीमेंटेरिटी की वजह से जाके अलग अलग सेगमेंट्स के साथ में अटैच हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन, मतलब ये जो डीएनए है वो जाके अटैच हो गया, हम इसको अल्ट्रावायलेट किरणों में रख देते हैं। अल्ट्रावायलेट किरणों में रखने पर हमारा जो डीएनए है और जो रेडियो एक्टिव डीएनए है, ये दोनों ही विजुअलाइज हो जाते हैं अल्ट्रावायलेट चैम्बर में, यूवी चैम्बर में। और जब ये विजुअलाइज हो जाते हैं तो हमें आसानी से इनका पैटर्न देखने को मिल जाता है, हम आसानी से इनमें मैच करा सकते हैं कि जो डीएनए है वो किसके साथ मैच कर रहा है। अगर हम सीएस को ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट वाले के साथ यहां मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां दो सेगमेंट है, यहां एक ही सेगमेंट है, तो फर्स्ट वाला निर्दोष है। सेकंड वाले के बाद में देखेंगे, थर्ड वाले पहले देख लेते हैं, यहाँ पे दो हैं जो कि इसमें एक ही था, तो थर्ड वाला भी निर्दोष है। दूसरे वाले का मैच कराएंगे, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, 1 1 1 1 2 और 2। इसका मतलब है सेकंड जो सस्पेक्ट है, इसका डीएनए हमारे क्राइम सीन पर मिले हुए डीएनए से जस्ट आइडेंटिकल है, क्योंकि ये 0.1% ऑफ डीएनए पाया जाता है हमारे डीएनए का। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई ये तुम्हारा डीएनए है, तुम वहां कर क्या रहे थे, दैट मींस यू आर क्रिमिनल। ठीक है, तो इससे हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल को मिला लेते हैं। यही काम हम लोग पेरेंटल डिस्प्यूट में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास डीएनए के फिंगरप्रिंट्स, ये हमारे पास पैटर्न्स मिलते हैं, जिनकी सहायता से हम किसी भी दो लोगों के बीच में जेनेटिक बेसिस पर वेरिएशन भी कर दे लेते हैं और सिमिलरिटी करके उनको हम पता भी लगा लेते हैं। तो ये थी हमारी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग आ जाते हैं एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन में क्या करना है, एप्लीकेशन मतलब बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल करते हो। तो भैया दो एप्लीकेशन बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, एक तो पेरेंटल डिस्प्यूट हो गया, पेरेंटल डिस्प्यूट में, ठीक है, और सेकेंडरी जो है वो सेकेंड एप्लीकेशन आपका है, ये है कि क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, ठीक है, फॉर सस्पेक्ट, फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं हम भाई, फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन, फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। ठीक है बेटा, तो आई होप सो ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे, जिनके आधार पर आपको ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, जिनमें आपको हम लोग इसके बारे में और भी डिटेल्स से बता सकते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं करेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया
तो एक हाई फाई दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर कोई डाउट रह जाता है जहां पे आपको लग जाता है कि हम इसमें और भी कुछ इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, तो योर फीडबैक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। सो तब तक के लिए आप लोग चैप्टर को स्टडी करें। अगर और भी कोई टॉपिक आप लोग चाहते हैं जिसमें कि हम लोग वीडियो बना सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं, तो देन डेफिनेटली आई विल प्रिपेयर अ वीडियो फॉर देम। सो तब तक के लिए आप लोग चैप्टर स्टडी करें, पढ़ाई करते रहें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।